चलिए तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक आप लोगों के जो भी सेशन चले, फर्स्ट जो क्लास थी वो आपकी शायद इंट्रोडक्शन क्लास रही होगी आपकी, है ना, साइंस रविन सर के ना। चलिए, आपने पॉलिटी देखा और आपने इसके बाद हिस्ट्री को समझा, ठीक है। तो आज हम इंट्रोडक्टरी क्लास लेने वाले हैं ज्योग्राफी पर, ठीक है, भूगोल पर। आ जाए। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट कौन कौन से हैं इसमें? आप हिंदी मीडियम से हैं, बाकी के रिमेनिंग इंग्लिश मीडियम। और यूपीएससी और पीएससी, बाकी के रिमेनिंग पीएससी से। देखिए, तो एग्जाम का जो शेड्यूल है आपका पूरा रहता है, किस तरीके से एग्जाम्स होते हैं, कितने नंबर का एग्जाम होता है, वो सारी चीजें आप लोग डिस्कस कर चुके होंगे। मैं सीधे पॉइंट पे आ रहा हूं, हम लोगों को क्या पढ़ना है, ठीक है। हम बात करेंगे कि जो सेशन में आपका यहाँ पर स्टार्ट कर रहा हूं वो बेसिकली सब्जेक्ट क्या है आपका, ज्योग्राफी का, भूगोल का, ठीक है। और हमारे पास चूंकि सिविल सर्विसेज एग्जाम की हम बात करें तो दो लेवल पे हमारे एग्जाम होते हैं सिविल सर्विसेज के। एक तो आपका इंडिया नेशनल लेवल पर, ठीक है, जिसको आप यूपीएससी बोलते हैं, और दूसरा होता है आपका स्टेट सिविल सर्विसेज, जिसमें आप एमपीपीएससी की हम बात करते हैं। ये बात क्लियर है? तो यहाँ पर हम दोनों के थोड़ा सा एक बार सिलेबस देखते हैं, ठीक, और किस तरीके से हमको अपने सब्जेक्ट को आगे बढ़ाना है और किस तरीके से अपने सिलेबस को आगे लेकर के चलना है। तो सबसे पहले ये जो आप स्लाइड देख रहे हैं, मैं इसको थोड़ा सा चूंकि ब्लर हो रही है तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा इसके बारे में। तो जो फर्स्ट टॉपिक जो हमारा रहने वाला, मतलब यूपीएससी की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, यूपीएससी, ये जो सिलेबस है ये आपका यूपीएससी का सिलेबस है, ठीक है। यूपीएससी में आपको प्री में दो पेपर मिलते हैं, हम सबको पता है, एक जीएस का रहता है और दूसरा आपका सी सेट का रहता है। और मेंस में आपको डिफरेंट डिफरेंट जीएस के पेपर्स देखने को मिलते हैं, वो आप लोगों ने समझ लिया होगा। मैं केवल ज्योग्राफी की बात करूं तो ज्योग्राफी आपको यूपीएससी के सिलेबस में, जैसे आप पार्ट ए की हम बात करते हैं, वो आपका प्रीलिम्स एग्जाम की हम अगर बात करें, प्री की हम बात करें, तो आपको ज्योग्राफी कहाँ मिलने वाला है? ज्योग्राफी आपको जो प्री के सिलेबस का थर्ड पॉइंट है, ठीक है, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, जिसके अंदर आपको फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड के बारे में आपको क्लियरली सिलेबस में मेंशन किया गया है, ठीक है। तो यहां पर आप देख रहे हैं ये हमारा प्रीलिम्स का सिलेबस है, जिसमें थर्ड पॉइंट जो है वो आपका सिलेबस है, और सिलेबस में इंडियन ज्योग्राफी जो आपको थर्ड पॉइंट में मेंशन किया गया है। ये बात क्लियर? वहीं जब आप मेंस की बात करें तो मेंस में डिफरेंट डिफरेंट पेपर्स आपको मिलते हैं। यहाँ पे हम बात करें जीएस पेपर फर्स्ट के बारे में। ज्योग्राफी आपको आपके सिलेबस में कहाँ मिलने वाला है? ज्योग्राफी का आपका जो पूरा सिलेबस है वो जीएस के कई सारे पेपर्स मिलेंगे आपको यूपीएससी में, जीएस फर्स्ट, जीएस पेपर सेकंड, जीएस पेपर थर्ड। तो ज्योग्राफी हमको कहाँ मिलने वाला है? हमारे जीएस फर्स्ट पेपर में आपको मिलेगा, ठीक है। और अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पर आपको मिलेगा किसके बारे में? स्पेशली हम बात करें साइलेंट फीचर्स ऑफ वर्ल्ड्स फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में आपको यहाँ पर सिलेबस दिया गया है, ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी। देन इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज के बारे में आपको पढ़ना है, एंड इंपोर्टेंट फिनोमिनन ऑफ ज्योग्राफिकल फीचर्स लाइक अर्थक्वेक, ठीक है, सुनामी, वॉल्केनोज। ये आपके किसके टॉपिक से? सारे ज्योग्राफी के टॉपिक्स, यानी कि भूगोल के टॉपिक रहने वाले हैं। तो यूपीएससी के सिलेबस में ज्योग्राफी आपको प्रीलिम्स में आपको पॉइंट थर्ड यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। और जब आप मेंस की बात करते हैं तो मेंस में जीएस पेपर फर्स्ट का जो लास्ट का जो सिलेबस है वो आपको क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पर? अबाउट आपको ज्योग्राफी के बारे में मिलेगा। ये बात क्लियर है? वहीं जब हम एमपीपीएससी की बात करते हैं तो ये जो आप सिलेबस देख रहे हैं ये एमपीपीएससी का सिलेबस है। और एमपीपीएससी की हम बात करें तो अभी रिसेंटली 2024 में आपका सिलेबस जो हुआ है वो थोड़ा सा चेंज हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर्स का जो पैटर्न था वो चेंज हो चुका है, और बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं वो हटा दिए गए हैं और बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं वो ऐड हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप देखें अबाउट ज्योग्राफी इन एमपीपीएससी एग्जाम्स में, वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो मेजर सेगमेंट है वो हटा दिया गया है, ठीक है। वर्ल्ड ज्योग्राफी आपको एमपीपीएससी में देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन अगर मैं कहूं डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्टली मतलब इंडियन ज्योग्राफी में बहुत सारे कॉन्सेप्ट और बहुत सारे फिनोमिनन ऐसे हैं जो आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी से लिंक करने पड़ेंगे, तो आपको उनके कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप एमपीपीएससी के सिलेबस की बात करें, जैसे एमपीपीएससी में भी
प्री एग्जाम होता है जो एमसीक्यूज आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहते हैं, और मेंस आपका डिस्क्रिप्टिव रहता है, ऐसे ही होता है ना। एमपीपीएससी में डिफरेंट डिफरेंट यूनिट, जब हम प्री की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, प्री की, तो आपको 10 यूनिट्स में पूरे सिलेबस को, जो जीएस का सिलेबस है, कितनी यूनिट्स में डिवाइड किया हुआ है हमने, 10 यूनिट्स में डिवाइड किया हुआ है। और इस 10 यूनिट में आप यूनिट नंबर 3 अगर आप देखेंगे तो उसमें ज्योग्राफी ऑफ इंडिया आपको क्लियरली मेंशन किया गया है, भारत का भूगोल। एमपीपीएससी प्रीलिम्स का जीएस का सिलेबस में यूनिट नंबर 3 वो किसको डेडिकेटेड है, आपका ज्योग्राफी को। ये बात क्लियर है। और जैसा मैंने आपको बताया, वर्ल्ड ज्योग्राफी का सेक्शन जो है वो यहां से हटा दिया गया है, लेकिन इंडियन ज्योग्राफी के बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी की बेसिक नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। और वहीं जब आप मेंस की बात करते हैं तो मेंस में भी आप देखें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेपर्स आपको मिल जाएंगे। जीएस पेपर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, एमपीपीएससी में भी आपको मिलेगा। तो यहाँ जीएस पेपर फर्स्ट में आपको 2 पार्ट मिलते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी, ठीक है। तो ये जो सिलेबस है ज्योग्राफी की हम बात करते हैं तो पार्ट बी का पार्ट है, किसमें इसको ऐड किया गया है, पार्ट बी में। और पार्ट ए जो है वो किसको डेडिकेटेड है, हमारा हिस्ट्री को डेडिकेटेड है। ये बात क्लियर है। तो जब आप मेंस की बात करते हैं तो मेंस में जीएस फर्स्ट पेपर में पार्ट बी में आपको जो सिलेबस मिलेगा वो ज्योग्राफी और उससे रिलेटेड जो टॉपिक्स है, लाइक डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है, वाटर मैनेजमेंट, ये जो टॉपिक है वो आपको कहां मिलने वाले हैं, हमारे पार्ट बी के अंदर मिलेंगे। और पार्ट बी में भी कई सारी यूनिट्स आपको मिल जाएंगी, जैसे हर पार्ट में आपको 5 यूनिट्स मिलती हैं। पार्ट ए में भी 5 यूनिट्स हैं और पार्ट बी में भी 5 यूनिट्स हैं। तो इसमें यूनिट 1 की हम बात करें तो इसमें आपका इंडियन ज्योग्राफी के बारे में, उसके क्लाइमेट के बारे में आपको एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। सेकेंड यूनिट आप देखेंगे उसमें एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्सेज के बारे में आपको बताया गया है। थर्ड यूनिट अगर आप देखें तो इसमें आपके जो मिनरल्स हैं, मिनरल रिसोर्सेज और इंडस्ट्रीज के बारे में आपको एक्सप्लेन किया गया, यानी कि इंडियन ज्योग्राफी का ही टॉपिक उन्होंने उसको डिटेल में क्या किया है, एक्सप्लेन किया है। और ये आपका डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा एवं आपदा प्रबंधन का टॉपिक है, जो कि कहीं ना कहीं आपको कहां से मिलेगा, ज्योग्राफी से रिलेटेड मिलेगा। तो उन्होंने इनको इसी के साथ ऐड कर दिया है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये चाहे हमारा यूपीएससी की हम बात करें, चाहे हम एमपीपीएससी की बात करें, ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में आपको बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। और मैक्सिमम मार्क्स, जैसे हम बोलते हैं ना कि भाई अगर आप सपोज करें 7 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं फॉर एमपीपीएससी हम बात करें, ठीक है। तो 7 मार्क्स में अगर आप हिस्ट्री का 7 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, पॉलिटी का कर रहे हैं, या एथिक्स का कर रहे हैं, सोशियोलॉजी का कर रहे हैं, नीति शास्त्र का कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा मार्क्स मिलने की पॉसिबिलिटीज किस सब्जेक्ट में रहती है, कि 7 आउट ऑफ मार्क्स की हम बात करें, कितने मार्क्स सबसे ज्यादा अगर किसी एक क्वेश्चन में आप गेन कर सकते हैं तो वो आपका ज्योग्राफी है। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस अगर आप सबसे ज्यादा मार्क्स अगर आप किसी क्वेश्चन में आप गेन करेंगे तो वो कौन सा सब्जेक्ट रहने वाला है, ज्योग्राफी, क्योंकि ये टेक्निकल सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है, थोड़ा सा टेक्निकल सब्जेक्ट है, और टेक्निकल सब्जेक्ट में कॉन्सेप्ट्स और मैप, ठीक है, ये की रोल प्ले करते हैं। और अगर आप 7 मार्क्स के क्वेश्चन अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अटेम्प्ट करते हैं तो सबसे ज्यादा जो आपको क्वेश्चंस या मार्क्स जो मिलने वाले हैं क्वेश्चन में वो किस सब्जेक्ट से मिलेंगे, ज्योग्राफी से। इसका मतलब क्या है, ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको लीड दिला सकता है, ठीक है। क्या दिलाएगा, लीड, आपके कॉम्पिटिटर से जो मेंस का एग्जाम आपके साथ दे रहे हैं, और हो सकता है कि उनका ज्योग्राफी बहुत ज्यादा अच्छा ना हो, वो ज्योग्राफी में बहुत ज्यादा अच्छे से नहीं अटेम्प्ट कर पा रहे हो, मैपिंग उनकी स्किल बहुत ज्यादा अच्छी नहीं हो, तो वो कहीं ना कहीं आपसे थोड़ा सा पीछे रहेंगे। अगर आपके पास ज्योग्राफी की स्किल्स हैं, स्किल्स मींस आपको यहाँ पे मैप वर्क बहुत अच्छा, बहुत अच्छे का मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल एज इट इज हुबहू आपको मैपिंग करनी है, आपको केवल एक इंडिकेशन देना है, आपको एक आइडिया देना है कि हाँ कोई मैप है, एमपी का मैप है, इंडिया का मैप है, वर्ल्ड मैप आपसे बहुत ज्यादा, वर्ल्ड मैप भी पूछा जाता तो वर्ल्ड मैप भी आपको वहां पे बनाना पड़ेगा। तो यहां पर आप क्या करेंगे, लीड ले पाएंगे सब्जेक्ट में, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे रहेंगे आपको एवरेज मार्किंग मिलने वाली है, इसमें आप अच्छा करेंगे तो अच्छा मार्क्स मिलेगा, अगर आप इसमें बेकार करेंगे तो आपको इसमें बेकार मिलेगा। ये बात क्लियर है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया।
तो फिर हम अपनी क्लास को आज स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा मैंने आपको बताया था कि हम सबसे पहले एक इंट्रोडक्टरी, आज की जो क्लास है वो बहुत ज्यादा हम सब्जेक्ट्स के अंदर नहीं जाएंगे, जस्ट एक इंट्रोडक्शन हम लेने वाले हैं हमारे सब्जेक्ट्स के बारे में, हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं, किस तरह से अपने टॉपिक्स को उठाने वाले हैं, ये बात क्लियर है। तो मेरा नाम गौरव त्रिवेदी है और मैं एजुकेटर हूं आपके लिए। किस सब्जेक्ट का? ज्योग्राफी का। ठीक है, आगे हमको अब साथ में रहना है और ज्योग्राफी जो टॉपिक है उसको आगे हमको कंटिन्यू करना है। उम्मीद है ये सफर जो है वो अपना अच्छा रहने वाला है। ठीक है, चलिए देखिए, तो सबसे पहले हम बात करें किसके बारे में। ये जो टर्म है जो मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूं, अबाउट जियोग्राफी, ये टर्म है क्या, इसका मीनिंग क्या है, फिर हम अपने सब्जेक्ट्स में एंटर कर जाएंगे। ठीक है, जियोग्राफी का मीनिंग क्या होता है? देखिए, जियोग्राफी जो टर्म है ये बेसिकली टू डिफरेंट डिफरेंट टर्म से मिलकर के फॉर्म हुआ है। कौन कौन से टर्म से कोई बताएगा? किस लैंग्वेज के टर्म से? सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, जियोग्राफी जो टर्म है वो किन लैंग्वेज के दो डिफरेंट डिफरेंट टर्म से मिलकर के फॉर्म हुआ है? बताएं भाई। देखिए, यहां पे आप बात करें तो ये ग्रीक लैंग्वेज, किस लैंग्वेज का? ग्रीक लैंग्वेज के दो टर्म्स आपको मिलेंगे। फर्स्ट क्या मिलेगा आपको? जियो। ठीक है, एंड सेकंड क्या मिलेगा आपको? ग्राफोस। ठीक है, जियोस एंड ग्राफोस। यहां पर जियोस का मतलब क्या होता है? अच्छा, ये दो टर्म जो हैं वो किसके हैं? ग्रीक लैंग्वेज के, ग्रीक भाषा के। ठीक है, और इंग्लिश में आपने इसे क्या कहा? जियोग्राफी कहा, यानी कि भूगोल। ठीक है, तो यहां पे अगर आप देखें जियो का मीनिंग क्या होता है? जियो का ग्रीक लैंग्वेज में मीनिंग होता है अर्थ। ठीक है, जियो का मीनिंग क्या होता है? अर्थ। अर्थ का मतलब क्या है यहां पर? हमारी प्यारी पृथ्वी से है। इतनी कहानी क्लियर है। और वहीं आप बात करें ग्राफोस का मीनिंग क्या होता है? ग्राफोस का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन मींस वर्णन। ठीक है, ग्राफोस का मीनिंग क्या होता है यहां पर? डिस्क्रिप्शन मींस वर्णन। और जियोस का मतलब क्या होता है? अर्थ। तो जियोग्राफी का मीनिंग क्या हो जाता है? डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ, यानी कि हमारी पृथ्वी का वर्णन। ये बात क्लियर है? हमारी पृथ्वी का वर्णन, इसका मतलब क्या है? हमारी पृथ्वी के वर्णन का मतलब यह है कि हमारी पृथ्वी पर, हमारी अर्थ पर जो भी चीजें हमको दिखाई देती हैं। आप अभी फूलबाग पे बैठे हैं और फूलबाग के जस्ट बगल में आपको एक बहुत बड़ा पहाड़ दिखाई देगा, हिल दिखाई देता है। ठीक है, हिल के बारे में, इसका फॉर्मेशन कैसा हुआ, किस टाइप का हिल है, माउंटेन्स, प्लेट्यू, वैलीज, इन सब के बारे में आप क्या करते हैं? इसमें स्टडी करते हैं। ठीक है, तो डिस्क्राइब अबाउट अर्थ, डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का वर्णन ही क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ क्या कहलाएगा आपका? जियोग्राफी कहलाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और ये जो टर्म है ये किसने कॉइन किया था? दिस टर्म कॉइन वाज एराटोस्थनीज। किसने कॉइन किया था ये टर्म? एराटोस्थनीज ने कॉइन किया था। इसलिए एराटोस्थनीज को फादर ऑफ जियोग्राफी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ जियोग्राफी। किसे कहा जाता है? एराटोस्थनीज को, एराटोस्थनीज को कहा जाता है। इतनी कहानी क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? देखिए, ज्योग्राफी टर्म को अगर आप आगे एक्सप्लेन करेंगे हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग? हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो बेसिकली आप यहां पर टू टाइप्स की ज्योग्राफी के बारे में हम डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू अवर सिलेबस। ठीक है, फर्स्ट है आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी। ठीक है, फर्स्ट क्या आपका? वर्ल्ड ज्योग्राफी। और सेकंड क्या होता है आपका? रीजनल ज्योग्राफी। ठीक है, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग हम इस ज्योग्राफी को कितने पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं? टू पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं। फर्स्ट क्या रहेगा आपका? वर्ल्ड ज्योग्राफी, और सेकंड क्या रहेगा आपका? रीजनल ज्योग्राफी। ये बात क्लियर है? और वर्ल्ड ज्योग्राफी में आप बेसिकली स्टडी करेंगे अबाउट यूनिवर्स। वर्ल्ड ज्योग्राफी में आप किसको पढ़ते हैं? अबाउट यूनिवर्स, यानी यूनिवर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। यूनिवर्स मींस हमारा पूरा सोलर सिस्टम, गैलेक्सी, प्लेनेट्स, स्टार्स, आपके कॉमेट्स,
एस्ट्रॉइड बेल्ट्स, एस्ट्रॉइड्स, ये सारी चीजें आप किसके अंदर स्टडी करने वाले हैं? यूनिवर्स के अंदर आप स्टडी करेंगे, जिसमें लाइफ साइकिल ऑफ स्टार यानी कि तारों का जीवन चक्र, फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड का निर्माण, डिफरेंट डिफरेंट स्टार्स इंक्लूडिंग अवर सन, तारों का निर्माण जिसमें हमारा सन भी शामिल होगा, और उस सोलर सिस्टम की हम बात करेंगे जिसमें हम रहते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इतनी कहानी क्लियर है। और देन आप सेकंड पार्ट में से डिवाइड करेंगे, वो हो जाएगा आपका क्या? अबाउट अवर अर्थ। जब आप हमारे पूरी अर्थ के बारे में या यूनिवर्स के बारे में स्टडी करेंगे, यूनिवर्स के बारे में आप स्टडी करेंगे कि भाई स्टार का फॉर्मेशन कैसे हुआ, सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, फिर हम बात करेंगे कहां पर? फॉर्मेशन ऑफ अर्थ के बारे में, इवोल्यूशन ऑफ दी अर्थ। फिर हम अर्थ के डिफरेंट डिफरेंट फिनोमिनन्स के बारे में पढ़ेंगे, हम भूगर्भ शास्त्र, जियोलॉजी के बारे में हम पढ़ेंगे। हम बात करेंगे किसके बारे में? हम बात करेंगे हाइड्रोस्फीयर यानी कि हमारा जलमंडल कैसा है, एटमॉस्फेयर, क्लाइमेटोलॉजी ऑफ अर्थ या वर्ल्ड की हम बात करेंगे, जलवायु विज्ञान की हम बात करेंगे। ये सारे टॉपिक हमको किसके अंदर पढ़ने हैं? अर्थ के अंदर में पढ़ने हैं। ठीक है, तो ये दो सेगमेंट जो हमारे कवर होंगे वो किस में होंगे? हमारे वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर। ठीक है, और फिर जब आप बात करें किसके बारे में? रीजनल ज्योग्राफी, तो रीजनल ज्योग्राफी में हम स्टडी करेंगे अबाउट इंडिया यानी कि हमारे भारत के बारे में। और क्योंकि आप एमपीपीएससी भी आप देंगे तो रीजनल ज्योग्राफी में हम बात करेंगे किसके बारे में? अबाउट एमपी यानी कि मध्य प्रदेश ज्योग्राफी के बारे में। यहां पे जो हमने पेपर नंबर सेकंड बात की थी इन एमपीपीएससी सिलेबस, तो यहां पे यूनिट 4 आप देख रहे हैं, डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। इसके बाद यूनिट 5 भी आपको मेंशन की गई है जिसमें ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश है। सिलेबस आप लोगों को मिल गए हैं इस बार? सिलेबस है इस, ये आपको जो दिया गया ना, इसके अंदर सारा सिलेबस आपको दिया गया है, हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम बोथ लैंग्वेज। ठीक है, तो यहां पे जो यूनिट 5 आप देख रहे हैं वो क्या है? हमारी एमपी ज्योग्राफी के बारे में। और एमपी ज्योग्राफी आप कहां पढ़ने वाले हैं हमारे साथ? आप पढ़ेंगे इन रीजनल ज्योग्राफी के अंदर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं? तो ज्योग्राफी को हमने ओवरऑल कितने सेगमेंट्स में डिवाइड करना है? 4 सेगमेंट्स में डिवाइड करना है। यूनिवर्स, वर्ल्ड जो आपका यूनिवर्स, अर्थ, इंडियन ज्योग्राफी एंड एमपी ज्योग्राफी। इतनी कहानी क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? यहां तक समझ में आ गया? सिलेबस समझ में आ गया, और थोड़ा सा हमने इस सब्जेक्ट के बारे में समझा। फादर ऑफ ज्योग्राफी किसे कहा जाता है? एराटोस्थेनीज को कहा जाता है। ये बात क्लियर है? और कई जगह आपको एक नेम और मिल जाता है जिसको आप बोलते हैं हेकेटियस। क्या कहा जाता है? हेकेटियस। मैं भी आपको सारा लिखवा दूंगा। ठीक है, हेकेटियस, हेकेटियस को भी हम क्या बोलते हैं? फादर ऑफ ज्योग्राफी बोलते हैं। बिकॉज आप देखें रीजन डिफरेंट डिफरेंट है। जब आप एराटोस्थेनीज की बात करते हैं तो उनको हमने फादर ऑफ ज्योग्राफी इसलिए कहा क्योंकि उन्होंने ज्योग्राफी टर्म को कॉइन किया था, उन्होंने ज्योग्राफी शब्द दिया था, इसीलिए उन्हें क्या कहा जाता है? फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है। जबकि आप अगर हिकेटियस की बात करते हैं तो हिकेटियस एक ऐसे पहले फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने बताया था कि जो अर्थ है वो डिफरेंट डिफरेंट ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट से मिलकर के फॉर्म होती है, और 2 कॉन्टिनेंट्स के बीच में एक ओशियन होता है, या एक ओशियन के दूसरी तरफ क्या मिलेंगे आपको? कॉन्टिनेंट्स मिलते हैं। स्पेशली उन्होंने मैपिंग की थी किसकी? उन्होंने मैपिंग की थी आपका यूरोपियन कंट्रीज, और साउथ में आपका क्या था? अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में, यानी यूरोपियन कॉन्टिनेंट्स और अफ्रीका कॉन्टिनेंट्स के बारे में। और बीच में एक वाटर बॉडी, कोई बताएगा क्या नाम था उस वाटर बॉडी का? यूरोप और अफ्रीका के बीच में मेडिटेरियन सी। ठीक है, उन्होंने किसे एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी? मेडिटेरियन सी। नॉर्थ में आपको क्या मिलेगा? नॉर्थ में आपको यूरोपियन कंट्रीज मिल जाएंगी, साउथ में आपको क्या है यहां पर? अफ्रीका कॉन्टिनेंट मिल जाएगा, और यहां पे जो वाटर बॉडी है ये क्या है आपका? मेडिटेरियन सी। तो फर्स्ट टाइम हेकेटियस ने हमको ये एक्सप्लेन किया था कि अर्थ जो है वो कॉन्स्टिट्यूट हुई है किससे? डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स एंड वाटर बॉडी से, ओशियन से,
और ओशियंस क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं दो लैंड मासेस को, यानी कि स्थल खंडों को। एक उन्होंने यूरोप कहा था और दूसरा कौन किसके बारे में बता रहे थे, वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट्स के बारे में। समझ में आ गया? फर्स्ट टाइम ऐसा किसी पर्सन ने कहा था, इसलिए आप हिकेटियस को भी क्या बोलते हैं, फादर ऑफ ज्योग्राफी बोलते हैं। समझ में आ गया? अगर दोनों नेम अगर साथ में आ जाए, हालांकि अब इतने बेसिक क्वेश्चंस हमारे जिस एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं उसमें नहीं पूछे जाते हैं, अगर दोनों आ भी जाते हैं तो एरेटोस्थनीज जो है वो सबसे ज्यादा सही आंसर माना जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं? ऐसे ही क्वेश्चन आपसे बन जाए तो बन जाता है भाई कि फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी किसे कहा जाता है। मॉडर्न ज्योग्राफी का मतलब क्या है, इसको समझना। ज्योग्राफी और मॉडर्न ज्योग्राफी को हमने जो क्लासिफाई किया है, जब आप यूनिवर्स की स्टडी करने लगे, डिफरेंट डिफरेंट स्टार्स और प्लेनेट की स्टडी करने लगे, तो आपने उसको क्या कहा, मॉडर्न ज्योग्राफी का। जब आप इंडिया अर्थ से बाहर निकल करके आपके जो अदर प्लेनेट्स और स्टार्स और अदर ऑब्जेक्ट्स जो आपके स्पेस में हैं, जब आप उनकी स्टडी करने लगे तो उसको हमने क्या कहा, मॉडर्न ज्योग्राफी कहा। ये बात क्लियर है? तो फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी जिन्होंने फर्स्ट टाइम स्टडी की स्पेस की और हमारे स्पेस के डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के बारे में, हम्बोल्ट नाम है उनका, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। ठीक है, क्या नाम है, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, जिन्होंने यूनिवर्स के बारे में एक बुक उन्होंने पब्लिश की, कॉस्मोस। उन्होंने के टर्म यूज किया था। आज जो आप यूनिवर्स को बोलते हैं वो क्या बोलते हैं, सी, कॉस्मोस। ठीक है, उन्होंने जो भी अपनी रिसर्च की थी उस रिसर्च को उन्होंने किस बुक में पब्लिश किया, कॉस्मोस में। इसलिए उन्हें फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी भी हम बोलते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इतनी कहानी क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? तो फादर ऑफ ज्योग्राफी आपके दो हैं, एक आपके एराटोस्थनीज और सेकंड आपके हिकेटियस। ये बात क्लियर है? और जो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट हैं वो कौन है, हमारे फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी हैं। ठीक है, अब बात ये आती है कि हम स्टार्ट कहां से कर रहे हैं। देखिए, इन सारे सिलेबस में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं कहां से, इंडियन ज्योग्राफी से पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन मिलेंगे वो आपको कहां से मिलेंगे, इंडियन ज्योग्राफी से। तो सबसे पहले हम अपने सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट, जो सबसे ज्यादा एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, वहीं से हम इसको क्या करते हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। और जो हमारा फर्स्ट टॉपिक जो रहने वाला है वो क्या रहेगा, इंडियन ज्योग्राफी रहेगा। और इंडियन ज्योग्राफी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट जो भी आपके कॉन्सेप्ट्स हैं, टॉपिक्स हैं, एग्जाम में जो आपसे क्वेश्चन में आए हुए हैं, वो हमको यहां पर कवर करने हैं। ये बात क्लियर? हमारा जो तरीका रहने वाला है आगे कंटिन्यू स्टडी करने का, वो क्या रहेगा, आप उसको समझ लें। मैप वर्क बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और नोट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, किसी भी सब्जेक्ट की हम बात करें। और वो नोट्स कैसे होने चाहिए, आपके नीट एंड क्लीन होने चाहिए, ताकि हम उन सब्जेक्ट्स, उन नोट्स को दोबारा से क्या करें, रिपीट, उसका रिवीजन कर पाए। क्योंकि नोट्स अच्छे होते हैं तो पढ़ने का मन भी करता है। ये बात क्लियर है? और नोट्स अच्छे ज्योग्राफी के कब बनते हैं, जब मैप अच्छा होता है। जब आप जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे, इंडियन ज्योग्राफी जब आप पढ़ेंगे, तो आप हंड्रेड्स ऑफ मैप बनाने वाले हैं इंडिया के। बहुत सारे मैप हमको बनाने हैं, क्योंकि मैक्सिमम ज्योग्राफी हम जो पढ़ने वाले हैं, स्पेशली इंडियन ज्योग्राफी, वो हम किस पे पढ़ने वाले हैं, मैप पर पढ़ने वाले हैं। तो हमारा मैप वर्क स्ट्रांग होना चाहिए। उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको एक इंडिया की एक स्केल आती है मार्केट में। ठीक है, बहुत ज्यादा महंगी नहीं है, कुछ 15 या 20 रुपए के आसपास की आती होगी। तो वो स्केल आपको सबसे पहले तो परचेस करनी है। ठीक है, और वो क्यों करनी है, उसका रीजन है, आप अपने नोट्स में जब मैप बनाएंगे तो उस स्केल का यूज करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको उस स्केल का यूज नहीं करना है। जब आप क्लास में प्रैक्टिस करेंगे तो आपको उस स्केल का यूज नहीं करना है, क्योंकि एग्जाम में वो स्केल अलाउ नहीं है। ऐसा ना हो कि हम स्केल पे ही ड्रॉ कर रहे हैं और जब एग्जाम में बनाने की बारी आई, बनाना इंडिया चाहते थे, बन गया ऑस्ट्रेलिया।
क्योंकि हमारा उस पर एक्सपीरियंस नहीं था। ये बात क्लियर है? तो प्रैक्टिस हमको कैसे करनी है? विदाउट स्केल अपने आंसर्स के अंदर, क्योंकि स्केल का पर्टिकुलर साइज होता है। जब आप आंसर लिखेंगे ना तो शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, डिफरेंट डिफरेंट साइज के आपको क्वेश्चंस लिखने हैं। उसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट साइज का मैप बनाना पड़ेगा, और स्केल से आप केवल एक ही साइज का मैप बना पाएंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो प्रैक्टिस हमको जो मैप बनाने की करनी है वो लगातार विदाउट स्केल करनी है। वो स्केल सिर्फ और सिर्फ किसके लिए रहेगी? आपके नोट्स के लिए रहने वाली है, ताकि नोट्स पे आपको इंडिया इंडिया जैसा दिखाई दे। क्योंकि अभी आप तुरंत बनाना तो सीखेंगे नहीं, जब आप लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे तब आपको इंडिया इंडिया जैसा दिखाई देगा। समझ में आ गया? कभी पाकिस्तान का जम्मू कश्मीर अपने पास मिला लोगे, कभी अपना जम्मू कश्मीर पाकिस्तान को दे दोगे, ठीक है, कभी तमिलनाडु को बड़ा कर दोगे, ठीक, कभी नॉर्थ ईस्ट को आप कुछ और बना दोगे। तो शुरुआत में आपके साथ मैपिंग में प्रॉब्लम आएगी, लेकिन हमको उसकी प्रैक्टिस करनी है और एक प्रॉपर मैप बनाना हमको सीखना है। दूसरा आपको क्या करना है? 3 और 4 कलर्स के पेन आपको यूज करने पड़ेंगे, ठीक है। कम से कम 3 कलर के आपको क्या चाहिए पड़ेंगे? वहां पर पेन चाहिए पड़ेंगे। वो इसलिए चाहिए पड़ेगा क्योंकि जब आप मैप वर्क करेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट डेटास को आपको जब उस मैप पर शो करना है तो आप डिफरेंट डिफरेंट कलर के पेन यूज करेंगे, ताकि वो आप उसको डिफरेंशिएट कर पाए मैप के अंदर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर आप एक ही कलर का मैप यूज करेंगे तो जनरली अगर कोई स्टूडेंट करता है तो उनके साथ प्रॉब्लम आती है, वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं। एक डेटा जो कुछ और एक्सप्लेन करता है, किसी और टॉपिक का होता है, वो दूसरे डेटा के साथ मिक्स हो जाता है। उसको आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। चीजें मिक्स्ड उस समय आपको नहीं मिलेंगी जब आप डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के पेन यूज कर रहे होगे। ये बात क्लियर है? समझ में आ गया? और तीसरी चीज, जो भी आप नोट्स बनाएंगे वो स्पाइरल वाले रजिस्टर में बनाएंगे। नोट्स किस में बनेंगे? स्पाइरल वाले रजिस्टर में बनेंगे। उसका रीजन है, स्पाइरल वाला जो रजिस्टर होता है उसमें जनरली क्या होंगे कि आप जो पेजेस जो हैं वो ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। कुछ पेज हो सकता है आपको रिमूव करना है तो आप उससे रिमूव भी कर सकते हैं। और नया डेटा, कोई करंट अफेयर का डेटा, कुछ ऐसे एमसीक्यूज आप प्रैक्टिस करेंगे आगे जाकर के, जो हो सकता है कि कुछ नया डेटा लेकर के आए हो, तो उन डेटा को ऐड करने के लिए आपके पास स्कोप होता है उन नोट्स के अंदर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कि अगर इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया जब हम टॉपिक जैसा भी स्टार्ट करने वाले हैं, उसमें हम बात कर रहे हैं इंडो चाइना रिलेशंस के बारे में, इंडो चाइना बॉर्डर के बारे में, भारत और चाइना के जो सीमाएं हैं उसके विवाद के बारे में। तो अब जैसे मान के चले इलेक्शन आने वाला है तो विवाद आपके यहां होता ही रहता है, क्योंकि हमारे विवाद चुनावों से जुड़े हुए रहते हैं। अगर नहीं भी जुड़े हैं तो भी कभी कोई अपडेट होती है, चाइना ने किसी जगह पे आकर के कंस्ट्रक्शन कर लिया, नेपाल से हमारा कोई विवाद हो गया, तो ऐसे टॉपिक्स को आप ऐड कहां करेंगे? अगर आप पे स्पाइरल वाला रजिस्टर होगा, नोट्स होंगे, तो आप किसी भी ब्लैंक पेज में लिखेंगे और उसमें आप उसमें क्या करेंगे? उसको ऐड कर देंगे। समझ में आ गया? तो नोट्स किसके होने चाहिए आपके पास? जो रजिस्टर आप यूज करने वाले हैं वो स्पाइरल नोट्स यूज करने वाले हैं। एक और चीज आपको याद रखना है कि जब टॉपिक एंड होगा हमारा, वो टॉपिक एंड होने के बाद 2 to 4 पेजेस जो हैं वो आपको क्या करने हैं? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उसको आपको ब्लैंक छोड़ना पड़ेगा। क्यों छोड़ना पड़ेगा? रेगुलर अपडेट्स करने के लिए, अपने सिनॉप्सिस बनाने के लिए। आपको आगे जो डिटेल में लिखाया जाएगा, क्योंकि वो आपके प्रीलिम्स के लिए भी काम में आने वाला है, मेंस के लिए भी काम में आने वाला है, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए भी, आपके लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए भी, सारा डेटा आगे है। उससे रिलेटेड आपके एमसीक्यूज जो आप प्रैक्टिस करेंगे और कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स आपको मिलेंगे, वो आपको कहां ऐड करने हैं? उस टॉपिक के बाद में। ये बात क्लियर है? जो भी आप सिनॉप्सिस बनाएंगे, एक टॉपिक सपोज करें कि हमने कोई टॉपिक उठाया इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, और वो हमारे तकरीबन कितने पेजेस का उसने कवर किए हैं? 15 to 20 पेजेस जो हैं वो इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया ने कवर किए हैं। तो क्या जब आप रिवीजन करेंगे तो पूरे 20 पेजेस का रिवीजन करना है क्या?
नहीं करना है। आप क्या करेंगे, लास्ट में जब वो टॉपिक कंप्लीट होगा, जब आप उसका रिवीजन कर रहे होंगे, तो उन ब्लैंक पेजेस में उसके सिनॉप्सिस बनाएंगे, ताकि आपको रिवाइज करते समय आपको वो पूरा टॉपिक दोबारा ना पढ़ना पड़े, आप क्विक रिवीजन कर पाए, क्योंकि एग्जाम्स के बीच में टाइम बहुत ज्यादा नहीं होता है। एक्स्ट्रा डेटा ऐड करने के लिए आप उन पेजेस का यूज करने वाले हैं। समझ में आ गया? तो क्या करना है, एक इंडिया की स्केल लेकर के आनी है आपको। सेकंड, आपको 3 टाइप्स के जो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के पेन हैं वो लेकर के आने हैं। नोट्स हमको किस पे बनाने हैं, स्पाइरल वाले में बनाने हैं। और जब भी कोई टॉपिक एंड होगा, वो टॉपिक एंड होने के बाद हमको उसी के अंदर, जनरली हम क्या करते हैं, नोट्स अलग रहते हैं, सिनॉप्सिस अलग रहते हैं हमारे, मतलब रिवीजन करने के लिए उसको फिर हम शॉर्ट में अलग से लिखते हैं, है ना। लेकिन ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ना तो वो मेन रजिस्टर हमारे पास रहता है, ना वो सिनॉप्सिस। एक रजिस्टर में सारा सिलेबस कंपाइल है, प्रीलिम्स, मेंस, सारी चीजें, एमसीक्यूज, मेंस के क्वेश्चंस जो भी पेपर में आए हुए हैं, टॉपिक के लास्ट में लिखना है हमको, ठीक है। हालांकि मैं आपको सारे क्वेश्चंस यहां पर लिखवाऊंगा, टॉपिक एंड होने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि भाई ये क्वेश्चन जो है वो हमारे इंपॉर्टेंट है, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और फिर आपको उसके बारे में लिख के लाना है। तो वो क्वेश्चंस हमारे हमेशा बने रहे, क्योंकि हमको बुक्स पर मिनिमम डिपेंड रहना है। जनरली क्या होता है ना कि एग्जाम आता है तो हम सबसे पहले कहां भागते हैं, मार्केट की तरफ, अपने नोट्स को साइड में कर देते हैं। मार्केट में जो आपके PYQs जो बुक्स रहती हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, MCQs की बुक्स होती हैं, मेंस की जो अलग से बुक मिल गई, 3 मार्कर, 4 आपके 5 मार्कर, डिफरेंट डिफरेंट मार्क्स के क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम उन पर डिपेंड हो जाते हैं। और जो हमने पढ़ा है वो रजिस्टर क्या रखा हुआ है, साइड में रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि हमने उसको उस तरीके से अरेंज ही नहीं किया था कि वो हमारे एग्जाम के काम में आ पाए। तो एग्जाम में आपके क्या काम आएगा, सिनॉप्सिस काम में आते हैं। और डिफरेंट डिफरेंट बुक्स, डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से जब आप MCQs लगाएंगे तो कुछ डेटा आपको एक्स्ट्रा मिलता है। उस डेटा को ऐड करने के लिए आपको क्या करना है, चीजें आगे बढ़ानी है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये हमारी स्ट्रेटेजी रहने वाली है, किसको लेकर के, जियोग्राफी टॉपिक को लेकर के। समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं। तो जैसा हमने बताया कि हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, हम बात कर रहे हैं हमारे इंडियन जियोग्राफी के बारे में। तो हमको यहां पे किसके बारे में पढ़ना है, जियोग्राफी ऑफ इंडिया, यानी कि हमको किसका डिस्क्रिप्शन पढ़ना पड़ेगा, इंडिया के बारे में पढ़ना है, ठीक है। और जो फर्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा, कल से हम लिखना स्टार्ट करेंगे, आज तो चीज आपको केवल समझनी है, सुननी है और बहुत अच्छे से उसको समझना है, ठीक है। तो अगर आप, जो फर्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं वो क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का एक परिचय। तो किसी भी चीज का जब आप इंट्रोडक्शन देते हैं, किसी भी चीज का आप परिचय देते हैं, अगर मैंने आपसे कहा कि बताएं आप अपना इंट्रोडक्शन दे, तो सबसे पहले आप क्या बताएंगे, नाम बताएंगे, यही बताएंगे ना। फिर क्या बताएंगे, एड्रेस बताएंगे, कहां से हैं, कहां से बिलोंग करते हैं, क्या कर रहे हैं, यही बताएंगे कि नहीं बताएंगे। तो यहीं से हमको स्टार्ट करना है। इंडियन ज्योग्राफी में जो फर्स्ट टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा हमारा, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिया के नेम्स से, यानी कि इंडिया के नामों से, क्योंकि इंडिया शायद उन कंट्रीज में से एक है जिसके, और मैं तो कहता हूं कि उन कंट्रियों में भी ऐसी एक कंट्री है जिसके एक से ज्यादा नाम है और सबसे ज्यादा नाम है। इंडिया का या भारत की हम बात करें, इतिहास इतना पुराना है कि भारत को इतिहास में विभिन्न विभिन्न टाइम पीरियड्स की हम बात करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड्स की आप बात करें, अलग अलग नामों से जाना गया है। ये बात क्लियर है? कितने नामों से जाना गया होगा इंडिया को, बताएं। भारत के क्या नाम है, कितने नाम हमको पता है, कोई बताएगा? पहला तो हो गया हिंदुस्तान, ठीक है, इंडिया, भारत, आर्यवर्त, आर्यवर्त और हेमवर्त। देखिए, इंडिया को अगर आप बात करें इंडिया के नेम्स के बारे में, तो सबसे पहले जो सबसे ज्यादा फेमस नेम है, जब हमारे जैसे दिमाग में आया कि इंडिया के जो नेम्स हैं वो क्या हैं, तो सबसे पहले एक नाम आया आर्यवर्त। क्या नाम आया? आर्यवर्त।
आर्यवर्त बेसिकली ये नेम कब से आया है? ये नेम आया है आपका वैदिक एरा, और मैं कहूं अगर पोस्ट वैदिक एरा से, ठीक है। वैदिक एरा का मतलब क्या है? तो वैदिक सभ्यता हमारे यहां जन्मी थी। वैदिक सभ्यता यानी कि हम सनातन धर्म की बात करें, जहां से सनातन धर्म की शुरुआत होती है, जहां से वेद आते हैं, इसीलिए उसे क्या कहा गया? वैदिक सभ्यता कहा गया, जहां से वेदों का आगमन होता है। तो वो जो वैदिक सभ्यता है, वैदिक सभ्यता में यहां पर कहा जाता है, ऐसा कितनी सच्चाई है ये तो अभी आगे जाकर के समझ में आएगा। पहले हमारे यहां इंडस वैली सिविलाइजेशन होता था, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता होती थी, ठीक है। और सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों पर कहा जाता है कि कुछ ऐसे लोग जो कहां से आए हैं क्लियर नहीं है। कुछ कहता है कि सेंट्रल एशिया से आए हैं, मध्य एशिया से आए हैं, कोई कहता है कि भाई नॉर्थ पोल से आए हैं, अलग अलग जगह से आए हैं बताया जाता है। उन्होंने इस सभ्यता पर क्या किया? इन्वेड किया, अटैक किया, आक्रमण किया, और ये सभ्यता खत्म हो गई। इसके बाद जो बाकी के जो वो लोग थे वो कहां पर आकर के रहने लगे? वो रहने लगे आपके गैंगेटिक प्लेन्स के पास। कहां रहने लगे वो? गैंगेटिक प्लेन्स में रहने लगे। इतनी कहानी क्लियर है? कहां रहने लगे वो? गैंगेटिक प्लेन्स यानी कि गंगा के मैदानों में। तो पोस्ट वैद, अच्छा, जिन लोगों ने अटैक किया उनको ही क्या कहा गया? आर्य कहा गया। क्या कहा गया? आर्य। और जिस एरिया में, जिस क्षेत्र में वो आर्य रहते थे, वो पूरा क्षेत्र क्या कहलाता था? आर्यवर्त कहलाता था। क्या कहलाता था? आर्यवर्त। समझ में आ गया? यानी कि रेजिडेंस ऑफ आर्यंस, यानी कि ऐसा क्षेत्र जहां पर आर्यों का क्या था? निवास स्थल हुआ करता था। उस क्षेत्र को क्या कहा गया? आर्यवर्त कहा गया। आपने रामायण महाभारत तो देखी होगी, उसमें कई बार आर्यवर्त शब्द का जिक्र किया गया है कि संपूर्ण आर्यवर्त में कोहरा मच जाएगा और आर्यवर्त में पाप बढ़ता चला जा रहा है, इसलिए महाभारत का युद्ध अत्यंत आवश्यक हो गया है। तो वहां आर्यवर्त का मतलब क्या था? एक ऐसा क्षेत्र, एक ऐसा एरिया जहां पे कौन रहते हैं? आर्यंस, यानी कि आर्य रहते हैं। वो क्षेत्र क्या कहलाया? आर्यवर्त कहलाया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्लियर है इतनी कहानी? ऐसा ही आपको एक नाम, अच्छा, आर्यवर्त जो है वो आपका कब का है? पोस्ट वैदिक एरा का। ये बात क्लियर है? यानी कि वैदिक एरा के बाद जो है वो पूरा आपका क्या कहलाया था? आर्यवर्त वाला एरिया कहलाया। ठीक। ऐसे ही एक नाम आपको इंडिया का मिलेगा जिसको कहा जाता है भारतवर्ष। क्या कहा जाता है? भारतवर्ष। तो यहां पे जो आप भारतवर्ष देख रहे हैं, भारतवर्ष की आप नाम की बात करेंगे तो जो भारत नाम है वो कहा जाता है वो भरत से आया है। किससे आया है? भरत। अब भरत के नाम पर थोड़ा सा डिबेट कह लें या फिर दो अलग अलग आइडियोलॉजीज हैं, मान्यताएं हैं। एक हिंदू धर्म की मान्यता है और एक जैन धर्म की मान्यता है। ठीक है, दो अलग अलग धर्मों की मान्यता है। उनका अलग अलग धर्मों का मानना यह कि भाई इस वजह से क्या आया है, इसका नाम भारतवर्ष पड़ा। तो हिंदू धर्म की मान्यता क्या है? हिंदू धर्म की मान्यता है कि पौरव वंश, एक वंश हुआ करता था पौरव। पौरव वंश के दो राजा, एक राजा थे दुष्यंत और उनकी पत्नी थी शकुंतला। ठीक है, दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र थे भरत। किनके पुत्र थे? दुष्यंत और शकुंतला के। और दुष्यंत और शकुंतला के जो पुत्र थे भरत, भरत जब राजा बने तो भरत ने क्या किया? अपने क्षेत्र का प्रसार करना स्टार्ट किया। यानी कि वो क्या करते थे? एरियाज को कॉन्कर करते थे, उनको हराते थे और उनको अपने राज्य में शामिल कर लेते थे। तो जिस क्षेत्र को ये जीतते थे और अपने में मिला लेते थे वो क्षेत्र क्या कहलाता था? भारतवर्ष कहलाता था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत, और भरत के द्वारा जिस क्षेत्र पर राज्य किया जाता था वो क्षेत्र क्या कहलाया? वो रीजन क्या कहलाया? भारतवर्ष कहलाया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्लियर है? तो हिंदुइज्म के अकॉर्डिंग, यानी कि हिंदू मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किसके नाम पर पड़ा है?
राजा भरत के नाम पे पड़ा है, जो किसके सन थे, किसके पुत्र थे, दुष्यंत और शकुंतला। और किस वंश के राजा थे ये, पौरव वंश के राजा थे, पौरव डायनेस्टी के राजा थे। इतनी कहानी क्लियर है। लेकिन जब आप जैनिज्म की बात करते हैं, जैन धर्म की बात करते हैं, तो एक तीर्थंकर थे, जैसे हमारे यहां डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग आपको धर्म गुरु मिलते हैं, ऐसे ही जैनिज्म में जो सर्वोच्च धर्म गुरु होते थे वो क्या कहलाते थे, तीर्थंकर कहलाते थे। कितने तीर्थंकर हुए हैं जैन के अंदर, 24 तीर्थंकर हुए हैं। कितने तीर्थंकर हैं, 24 तीर्थंकर हैं। उसमें पहले तीर्थंकर थे ऋषभ देव। क्या नाम था, ऋषभ देव। और ऋषभ देव के दो सन थे, दो पुत्र थे, एक थे भरत, ठीक है, एक का नाम क्या था, भरत, और एक का नाम था गोमतेश्वर। क्या नाम था, गोमतेश्वर। और गोमतेश्वर को ही क्या कहा जाता था, बाहुबली कहा जाता था। बड़े पुत्र का नाम क्या था, भरत, और छोटे का नाम क्या था, गोमतेश्वर, यानी कि आपके इनका नाम क्या था, बाहुबली। तो जो बड़े पुत्र थे भरत, उनके नाम पर भारतवर्ष नाम पड़ा है। ये किसकी मान्यता थी, जैन धर्म की मान्यता। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, क्लियर है चीज। तो दो नाम हमने यहां पे देखे हैं, कौन कौन से हैं, आर्यवर्त और दूसरा भारतवर्ष। आर्यवर्त कहां से आया है, आर्य, यानी कि जहां पर आर्यंस रहते थे वो पूरा क्षेत्र क्या कहलाया, आर्यवर्त। और जहां पर भारतवर्ष की आप बात करेंगे, तो जिस क्षेत्र पर राजा भरत का रूल हुआ करता था, शासन हुआ करता था, वो क्षेत्र क्या कहलाया, भारतवर्ष कहलाया। और जैन मान्यता के अनुसार भारतवर्ष नाम कहां से आया है, ऋषभ देव के पुत्र भरत के नाम पर आया है। इतनी कहानी क्लियर है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। और ये जो भारतवर्ष नाम आया है वो हमको सबसे पहले मिला कहां पर है, हाथी गुम्फा आपके इंस्क्रिप्शंस जो थे, यानी कि हाथी गुम्फा के जो अभिलेख थे, वहां पर हमको ये नाम सबसे पहले मिला। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाता है, आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाता है कि भाई भारतवर्ष जो नाम था वो कहां से सबसे पहले आपको कहां मिलती है उसकी जानकारी, हाथी गुम्फा आपके इंस्क्रिप्शंस में, हाथी गुम्फा के अभिलेख में मिलती है, जो कि किसके द्वारा लिखवाए गए थे, खारवेल के थ्रू लिखवाए गए थे। राजा था वहां का खारवेल, ठीक है, किसने लिखाया था इनको, खारवेल ने। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं। कल हम इस टॉपिक को सिस्टमेटिकली स्टार्ट करेंगे, लिखना भी स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ बेसिक चीजें समझ में आई, समझ में आ गया। अबाउट ज्योग्राफी हमारे सिलेबस के बारे में, कहां कहां ज्योग्राफी का पोर्शन हमारे सिलेबस में दिया गया है, ठीक है। तो क्या लेकर के आना है आपको, एक स्केल लेकर के आनी है, 2 और 3 कलर्स के हमको जो पेन लेकर के आने हैं, और जो आप नोट्स बनाएंगे वो आप किस में बनाएंगे, स्पाइरल में। बाकी फिर हम लोग आगे उसको कंटिन्यू करते रहेंगे, ठीक है। क्लास खत्म करें, जय हिंद, वेरी गुड इवनिंग।